आवाज़ आपकी आना बंद हो गई अमित। आपकी आवाज़ बीच आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ बीच में डिस्कनेक्ट। हाँ, अभी सुनाई दी, बताइए। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। वो अब अभी आपको समझाने में टाइम चला जाएगा, फिर ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये हैम्पर करेंगी। एक्सेल क्रिस्टलोग्राफ़ी आपको जब वो पढ़ाएँगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वहाँ पे प्रोटीन के 3 डायमेंशंस पे, तो वहाँ भी आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको पढ़ा देंगे। वैसे आपके यूनिट नंबर 13 में कुछ और भी चीज़ें छूटी हुई हैं, जो कि जब ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर हो जाएँगे, फिर से जब हम लोग रिवर्स होंगे, टाइम रहेगा तो फिर उनको हम लोग फ़ोकस कर लेंगे, ठीक है? वो किसी वो अभी अभी वो किसी को भी उस क्लास में डिस्कस नहीं किया गया एक्सेल क्रिस्टलोग्राफी को। तो अभी अगर ऐसे उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो अपने आप में वो एक अच्छा टॉपिक है, आधे घंटे का टाइम जाएगा उसमें। सो अभी फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इसको देखते हैं, जब वो डिस्कस करना होगा तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, होपफुली कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा कल के टॉपिक जो पढ़ाए गए आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में। और अगर नहीं किए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए। और अगर आप किए होंगे तो शायद आपको पता चला होगा कि हाँ, जो चीज़ आपको डिलीवर की गई उससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं एंजाइम के रिगार्डिंग में, वो कितने आपके सॉल्व हो पा रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरे लेक्चर की पे बात करेंगे जो कि एंजाइम का ही है टॉपिक। इसमें आज एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आपको 2 सेक्शन पढ़ना है, एक तो एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में और दूसरा आपका एंजाइम इन्हिबिटर के बारे में। और ये दोनों ही सेक्शंस आपके सीएसआईआर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम वाले पोर्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंजाइम इन्हिबिटर कई बार आपका सवाल सीरीज़ पार्ट सी में, पार्ट बी में दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। ग्राफ देख कर के आपसे नेचर पूछा जाएगा किस टाइप का आपका इन्हिबिटर है, या इन्हिबिटर देकर के आपको ग्राफ पूछा जाएगा कौन-सा सही है। तो इस तरीके से पॉसिबल सवाल यहाँ से बनते हैं। और इसके साथ-साथ में एंजाइम काइनेटिक्स से केएम वैल्यू से, केकैड वैल्यू से, एंजाइम के टर्नओवर नंबर से, एंजाइम की एफिशिएंसी से, कि मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ये सारे अलग-अलग टाइप टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं वो आपके एंजाइम काइनेटिक्स से क्या हैं, बनते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो थोड़ा आपकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहेगा, जिसमें आपको केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, जैसे लाइक एज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया, राइट? ये सब सारी चीज़ क्या हैं और आपके इस एंजाइम के टर्म में कैसे ये यूज़ होंगे, इनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जो लोग आएँगे बीच में तो फिर उनको ऐड किया जाता रहेगा। अगर मुझे पता ना चले तो ग्रुप में अगर मैसेज आता है तो आप लोग उसे बता दें कि हाँ, कोई जुड़ना चाह रहा है। होपफुली कि आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, जहाँ कहीं पे भी वर्ड काइनेटिक्स का अगर आ जाता है तो वहाँ पे हमें एक चीज़ दिमाग में समझ में आती है कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? जैसे आप लोगों ने फिज़िक्स में ही पढ़ रखा है और इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं, उनके रेट को इम्प्रूव करने का क्या करता है, काम करता है, राइट? काइनेटिक्स बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है, उस रिएक्शंस की रेट क्या है, कितना एफिशिएंटली हो रही है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है, किस तरीके से उसके जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, वो कौन-कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं कलेक्टिवली, वो काइनेटिक्स के अंदर में आती है। तो एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट क्या है, ऑर्डर क्या है, कितने एफिशिएंट तरीके से वो रिएक्शंस हो रही है, किन-किन कंपोनेंट्स पे वो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है और क्या उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदरिंग होती है, उसको आप कलेक्टिवली एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स अपने आप में एक ब्रॉडर सेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में कुछ यहाँ पे टर्म्स आपको लिखे गए हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस जस्ट दैट मीन्स कि एंजाइम के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाले जो रिएक्शंस हैं, उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी की जाए। मतलब
वो एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है, राइट? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका जो कि एक्टिवेशन एनर्जी की थी उसको उसने लोअर किया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप क्वांटिटेटिव के नाम पे जानते हैं। मतलब मेज़रमेंट हो, कोई एक वैल्यू आए आपके पास कि हाँ, अच्छा कोई एंजाइम अगर आपके पास ए है तो उसका जो टर्नओवर नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि 10 वैल्यू है। तो मतलब टर्नओवर नंबर आपको बताता है कि हाँ, कोई भी एंजाइम जो है वो कितना अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, उसको आप टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब हुआ कि एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के रेट के बारे में पता करना हो, ऑर्डर के बारे में पता करना हो और उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम्स के लिए जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी है, वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कम बाइंडिंग एफिनिटी है, ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी है और उसको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लगने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इन सब के बारे में जो अगर एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस ली जाए, उसको आप कलेक्टिवली एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बार-बार टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि क्या होता है, तो यहाँ पे टर्म लिखा गया है दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए सपोज़ कि यहाँ पे कोई 2 रिएक्टेंट हैं दैट इज़ ए प्लस बी है और इस रिएक्टेंट को यहाँ पे करने के बाद सपोज़ यहाँ पे अगर आपका क्या हो रहा है, सी एंड डी बन रहा है या मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट सिंगल बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट पी है, जो कि प्रोडक्ट है, ये दोनों आपके क्या हैं, रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब समझ में यही आता है कि रिएक्शंस के होने की जो रेट है, मतलब कितने रेट से हो रही है, मतलब एक पर यूनिट टाइम में कितना उसका रिएक्शंस का जो स्पीड है, मतलब होने के वो हो रहा है, इनको बताने के का ये काम करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को यहाँ पे एक इक्वेशन से डिराइव किया गया, मीन्स डिस्कस किया गया कि किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, मतलब जहाँ पे डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, डेल्टा ए क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। मान लीजिए अगर इसका कंसंट्रेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप, कंसंट्रेशन आप ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका कंसंट्रेशन। तो जब कभी भी रिएक्शंस आपके हो रहे होते हैं तो ये जो आपके रिएक्टेंट साइड होते हैं, इनका क्या होता है, कंसंट्रेशन घटता है, जबकि आपके जो प्रोडक्ट साइड्स होते हैं इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो घटने वाली प्रोसेस होती है उसको आप यहाँ पे टर्म में क्या यूज़ करते हैं, डिसअपियरेंस। So rate of disappearance of A or B component of a reactant and appearance of product means P component of the reaction. इसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी एक यूनिट टाइम स्लॉट में फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन में कितना कमी आ रही है या उस रिएक्शंस में बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें कितना कंसंट्रेशंस में इंक्रीमेंट हो रहा है उस यूनिट टाइम में, इसको आप कलेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन से लिख कर दिखाया गया है कि सपोज अगर आपका यही एक रिएक्शन से ए प्लस बी से पी आपका बन रहा है, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस का जो आपका इक्वेशन बनेगा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी या इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है और ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि या तो इसके कंसंट्रेशन में जो डिसअपियरेंस हो रहा है उसको, या तो इसके कंसंट्रेशन जो अपीयरेंस हो रहा है उसको, या तो इसके कंसंट्रेशन जो डिसअपियरेंस हो रहा है उसको, एक फिक्स टाइम पे टाइम इंटरवल में जो भी चीज़ें जो भी कंपोनेंट आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उन्हीं को आप बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड के दोनों कंपोनेंट्स में मीन्स डेल्टा ए डेल्टा बी के साइड में आपको यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें कि डेल्टा पी की तरफ यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं लगा हुआ है। माइनस साइन अगर नहीं होता तो उसे हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन होता है। ये माइनस साइन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीजिंग वाले कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए आप माइनस साइन यूज करते हैं, जबकि रिएक्शंस में प्रोडक्ट आपका क्या होता है, बढ़ता है, मीन्स इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीज होने वाले साइन को, मतलब कंपोनेंट्स को आप पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। तो पॉजिटिव वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वेल नोन है कि अगर साइन वहाँ पे नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट ये दिया गया कि डेल्टा ए का जो आपका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को बताता है, ये डेल्टा जो होता है वो चेंजेस को बताता है। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन ए गिवन टाइम, मतलब कोई जैसे सपोज कीजिए टाइम t0 से लेकर के टाइम t1 या टाइम t1 से लेकर के टाइम t2। मान लीजिए जब आपने रिएक्शंस को स्टार्ट किया
सो उस टाइम पे 9 बज रहा था और जब भी आपका ये रिएक्शंस फिनिश हुआ तो आपका क्या हो गया 9 बज के 10 मिनट हो गया। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दैट इज़ द 10 आएगी। तो ये 10 मिनट के टाइम पे इस एक कंपोनेंट में कितना वेरिएशंस आया या कितने चेंजेस आए उन्हीं को आप बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस के नाम से जान सकते हैं, राइट? तो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाले जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस में आपने देखा है कि सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबस्ट्रेट को एफिशिएंटली एंजाइम क्या करता है बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसको प्रोडक्ट में क्या करेगा कन्वर्ट कर देता है। तो उस टाइम पे उस एंजाइम के द्वारा जो कैटालाइज़ किए जाने वाले रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के रेट को निकालने की बात की जाती है कि अगर कंपोनेंट्स के कॉन्संट्रेशन दे दिए जाएँ, टाइम अगर आपको दे दिया जाए, तो आप बड़े आसानी से उस रिएक्शन का किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शंस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ कि ये रिएक्शन से पार्टिसिपेट करने वाला ए है, इसका कंसंट्रेशन T0 टाइम पे आपका मान लीजिए कितना था 10 की टू पावर 2 ग्राम, राइट? एंड इसी ए का कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, जब यहाँ पे T1 टाइम आया तो इसका कंसंट्रेशन सपोज कीजिए कि यहाँ पे 10 की पावर 1 हो गया ग्राम, राइट? और इस रिएक्शंस को होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशंस लगा वो T इक्वल टू कितनी है 30 मिनट्स। मतलब जब T0 था तो वहाँ पे इनिशियल रिएक्शन है, मतलब जब रिएक्शन से स्टार्ट हुआ, और T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है। तो इसके लिए रेट ऑफ जो रिएक्शंस अगर आपको निकालने के लिए बात किया जाएगा तो आप क्या निकाल के बताएंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शंस बराबर आपके पास फार्मूला क्या है, माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप क्या निकाल देंगे, डेल्टा ए के कंसंट्रेशन चेंजेस क्या आया है कि इसके पास जो आपका डेल्टा ए को निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ए फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो फाइनल की वैल्यू कितनी है आपके पास, वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 10 की पावर 1 दे रखा है, मतलब 10 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कितना है 10 की पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -90 आएगी, राइट? तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आपको दे रखा है, तो ये वैल्यू रख करके डेल्टा टी की वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी 30 मिनट्स, तो इसको रख करके डिवाइड आप करेंगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, निकल करके आ जाएगी। तो इस इक्वेशन से समझाने की कोशिश मैं आपको ये कर रहा हूँ कि अगर कोई एंजाइम के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाला जो आपका रिएक्शंस है और उस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले जो सबस्ट्रेट हैं, उनका कॉन्संट्रेशन अगर आपको दे रखा है और टाइम ड्यूरेशंस भी दे रखा है, तो किसी भी टाइम ड्यूरेशंस पे आपसे पूछेगा, आप उस रिएक्शंस के रेट को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से, जहाँ पे आपको ये फार्मूला दिया गया दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ रिएक्शंस की कोई जैसे मतलब मिनट जिस तरीके से दिया हो मिनट, मतलब जैसे मिनट में दे सकते हैं कि इतना सेकंड पर सेकंड में कैटालाइज कर रहा है, राइट? वो ये डिपेंड करेगा मिलीग्राम में, ग्राम में, मतलब वो यूनिट वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस की जो यूनिट है वो किस तरीके से क्या दे रखी है। अगर कोई सपोज़ कोई लिक्विड अगर होगा तो वहाँ पे हो सकता है एमएल में भी आपको दे रखा हो कि हाँ, ये जो आपका ए कंपोनेंट है वो इतना एमएल पर सेकंड में डिसअपीयर हो रहा है, राइट? हाँ, मतलब कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे, उनके फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि यूनिट आपको क्या वहाँ पे जाएगी, राइट? ये एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ़ समझाने के लिए दिया। हाँ, ऐसे ही आपको जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम आपके पार्ट सी वाले क्वेश्चन्स में आते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स से। आपको कोई रिएक्शन दे सपोज़ करो कि आपको ग्लाइकोलिसिस का स्टेप नंबर 3 आपको रिएक्शन दे दिया गया, राइट? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए। तो ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को कैटालाइज़ करने के लिए मान लीजिए कोई एंजाइम आपका ए लग गया और वहाँ पे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट का आपको कंसंट्रेशन दे दिया। और उससे बनने वाला जो आपका फॉस्फेट दे रखा है, उसमें वो जो टाइम आपका दिख रहा है कि मान लीजिए कि टाइम भी आपको दे दिया कि हाँ, यहाँ पे इतना हो रहा है। तो अब उस पर्टिकुलर एक स्टेप के लिए आपसे पूछ सकता है कि इस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? तो आपको यही वाला फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे ये देखिए कि ये इक्वल की वैल्यू को लिखने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप इसको कंसीडर कीजिए, चाहे आप इसको कंसीडर कीजिए, चाहे आप इसको कंसीडर कीजिए, वैल्यू आपकी वही आएगी,
राइट? अगर 2 कम यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, दैट इज़ A प्लस B इज़ इक्वल टू P। इस रिएक्शंस के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शंस बने हुए हैं। आपके ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, पी आपका कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे मान लीजिए ए और बी आपके क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कार्बन एंड ऑक्सीजन हो सकता है, तो यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो ये ए और बी हो सकता है, पी हो जाएगा, राइट? और बाकी आपका यहाँ पे ये N2 प्लस H2 होकर के यहाँ पे NH3 बन सकता है, तो ये भी आपका इस तरीके से कहलाएगा। तो जो भी रिएक्टेंट आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, उनको आपको देखना रहेगा कि उनका क्या कंसंट्रेशन दे रखा है, क्या टाइमिंग आपकी दे रखी है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को जानने के लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस से आप क्या मीन समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको सिंपली यही बताता है कि किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट में से कितने कंपोनेंट के कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शंस की जो रेट है वो डिपेंड करती है। मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शंस है, दैट इज A प्लस बी, और आपका यहाँ पे मान लीजिए AB बन रहा है। तो ये जो रिएक्शंस आपका AB यहाँ पे बन रहा है, इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले आपके A और B कंपोनेंट हैं, इनमें से किसके कंसंट्रेशन, सपोज करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सपोज 10 मिलीग्राम दे दिया गया हो, इसका कंसंट्रेशन आपको मान लीजिए 100 मिलीग्राम दे दिया गया हो, राइट? तो अगर ये दोनों का एक एक कंपोनेंट अगर लग रहा होगा तो जल्दी आपका रिएक्शंस में ये फिनिश हो जाएगा, तो इसके बाद क्या है, रिएक्शन परफॉर्म होगी, नहीं परफॉर्म होगी। तो इससे ये समझ में आएगा कि हाँ, ये वाला कंपोनेंट क्या है आपका इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शंस को करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको समझने के लिए क्या है कि क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट कंपोनेंट जो कि एज अ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट का काम करते हैं, उनमें से कितने कंपोनेंट के कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शंस का रेट डिपेंड करता है, उसी को बेसिकली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 या 1 2 या 1 जो भी है, उनमें से किसी के भी कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शंस का रेट डिपेंड ना करे, मतलब उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आप घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शंस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कि रेट की अगर वैल्यू, ये के क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, कोई रिएक्टेंट है, और यहाँ पे आपको ज़ीरो दिया गया कि मतलब इसके कंसंट्रेशन पे, ए के कंसंट्रेशन से के घटने से और बढ़ने से इसके रिएक्शंस के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको आप बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट तब है अगर कोई एंजाइम के द्वारा कटलाइज किए जाने वाला अगर आपका रिएक्शन है। मान लीजिए कि अगर आप सपोज यहाँ पे ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है बन रहा है, G6P, राइट? और यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सपोज पहले से ही आपने बहुत बहुत अच्छा डाइट लिया हुआ है, किसी पार्टी में आप गए हुए हैं और आपने खूब अच्छे से खाना खाया हुआ है, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ठीक ठाक हो गया है, राइट? तो उस हायर कंसंट्रेशन पे अगर यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे रखा गया है जिसके प्रेजेंस में ये हो रहा है, ये रिएक्शंस के रेट ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर आप वहाँ पे ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम भी कर रहे हैं, ज़्यादा भी कर रहे हैं, तो उसके रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ना शुरू हो जाएगा? एंजाइम के कंसंट्रेशन पे। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में क्या होगा? ज़्यादा होगा। कम करते हैं तो क्या होगा? आपका रेट कम हो जाएगी। तो जब कभी भी किसी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट के कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शंस की रेट डिपेंड ना करे, किसी दूसरे फैक्टर पे कर दे, लाइक एज ए टेम्परेचर पे, पीएच पे, कंसंट्रेशन पे, हीट पे, लाइट पे, अगर इन पे डिपेंड करना शुरू कर देगा और उनकी वजह से रिएक्शंस की रेट क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ऐसे सिचुएशंस के लिए आप जो टर्म यूज करते हैं उसे बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट? जैसे अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने जो दिया है वो आप बायोलॉजिकल सिस्टम में देख सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे क्या है, H2 प्लस Cl2 से मिलकर के क्या बनता है? आपका HCl बनता है, राइट? और ये रिएक्शंस आपके क्या होते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे
सनलाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस इस रिएक्शंस के लिए मैटर करेगा। ये आपके कंपोनेंट प्रेजेंट भी हैं, लेकिन अगर सनलाइट अगर आपका प्रेजेंट नहीं होगा या उसकी इंटेंसिटी कम होगी, धूप सही से नहीं निकला हुआ होगा, तो ये रिएक्शंस आपके परफॉर्म नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उनकी रेट क्या होगी, बहुत स्लो होगी। इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस है वो कैसा होगा, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एग्जांपल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट जो रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, इनके कंसंट्रेशन के चेंज होने न होने से रिएक्शंस के रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है दूसरे फैक्टर से, जैसे लाइट से। लाइट अगर नहीं है तो रिएक्शंस नहीं होंगे, लाइट अगर है तो होगी। तेज इंटेंसिटी की लाइट होगी तो अच्छा रिएक्शन होगा, कम इंटेंसिटी की लाइट होगी तो कम रिएक्शंस का होगा। तो एंजाइम के केस में ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का सिचुएशंस कब आता है, जब कभी भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत क्या हो, हाई हो। क्या हो, बहुत हाई हो, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। उस केस में इस रिएक्शंस की जो रेट होती है वो एंजाइम के कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप एंजाइम के कंसंट्रेशंस को बढ़ाते जाते हैं, उस रिएक्शंस की रेट क्या होती है, बढ़ती जाती है। और अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंजाइम के केस में तब फॉलो होंगे जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके रिएक्शन से पार्टिसिपेट करने वाले दो कंपोनेंट हैं और इन दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शंस की जो रेट हो वो क्या करे, डिपेंड करे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये केस आपका एंजाइम में कब होगा, थोड़ी देर में आपको भी बताया जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब इस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले दोनों कंपोनेंट के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शंस की रेट क्या करे, डिपेंड करे। अगर ये घटेगा तो रेट घट जाएगी, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आप उसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, इन दोनों के कंपोनेंट का कंसंट्रेशन क्या करता है, मैटर करेगा, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंपोनेंट दिखाया गया, यहाँ पे आपका कंपोनेंट जीरो है। So this is about the order of reactions and rate of reactions. If any one of you have a doubt in rate of reactions or order of reactions, then you all are most welcome. आवाज आपकी कट रही है अवनीत। मेरी, अच्छा मेरी आवाज सुनाई दे रही थी उधर आप लोगों को? अच्छा, आज लग रहा है कि आप लोगों की तरफ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मुझे आवाज आप लोगों की बहुत डिसकनेक्ट फॉर्म में आ रही है। हाँ हाँ, पूछिए। निक्की, निक्की मीन्स नीतू, बताइए। क्या कर देते? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट के कंसंट्रेशंस में डिक्रीमेंट होना, या इस रिएक्शंस में से बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस में इंक्रीमेंट होना। यहाँ पे डिक्रीज में ना, डिक्रीज वाले टर्म के लिए हम डिसअपियरेंस लगाते हैं और इंक्रीज वाले के टर्म हम अपीयरेंस बताते हैं। The rate of reactions of any reactions can be defined as, that is, rate of disappearance of either any of a reactant in a unit time or appearance of product in a unit time. तो यहाँ पर आपको इक्वेशन से दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे दो कंपोनेंट थे ए और बी, ये आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ जी। अच्छा, ओके। बट मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। किसका मैसेज है? लेट मी चेक ग्रुप में।
लेट मी इन सर। ओके। मोस्ट वेलकम कृष्णा। चलिए। ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस को लेकर के कि ये मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ए और बी रिएक्टेंट हैं। पी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डिफाइन किया जाता है कि इनके कॉन्सेंट्रेशंस में आए हुए कमी, चाहे ए या बी के, एक यूनिट टाइम में आप उसको रेट ऑफ रिएक्शंस के नाम से जान सकते हैं। या ये जो पी है आपका, दैट मीन्स प्रोडक्ट है, इसके कॉन्सेंट्रेशंस में आया हुआ इंक्रीमेंट एक यूनिट टाइम में, जिसको आप डेल्टा टी के नाम से जानते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा ए का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। इतना लेट लेट क्लास ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो डेल्टा ए के कंसंट्रेशन जो चेंजेस है किसी एक यूनिट टाइम में, उसको आप बोल सकते हैं दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। या डेल्टा बी मीन्स बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस है एक यूनिट टाइम में, उसको आप बोल सकते हैं। या डेल्टा पी जो कि प्रोडक्ट है उस यूनिट टाइम में, उसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ए और बी से पहले माइनस साइन लगाया गया था, जिसका मतलब होता है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। जबकि प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो घटने वाले कंपोनेंट के लिए साइन हम क्या लगाते हैं, माइनस। और बढ़ने वाले कंपोनेंट्स के आगे साइन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन आपका नहीं लगा हुआ है, इसका मीन हो जाता है कि वो पॉजिटिव ही है। तो ये आपको दो टर्म बताए गए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंजाइम काइनेटिक्स में एंजाइम के। हाँ हाँ, पूछिए। सबस्ट्रेट, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शंस एंजाइम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ना कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। दैट इज़ वाई उसको आप जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल में लिख सकते हैं। जब कभी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे रिएक्शंस का रेट ना डिपेंड करे, दूसरे किसी कंपोनेंट पे करना शुरू कर दे, लाइक एज हीट, टेम्परेचर, पीएच, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, तो उसको आप जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स में एंजाइम के एफिशिएंसी को लेकर के, एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाने वाले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को लेकर के मैथमेटिकल जो अप्रोच दिया, उस अप्रोच को बेसिकली बहुत ही ब्रॉडर सेंस में पढ़ा जाता है। और नाम है दैट इज द मिचेलिस मेंशन अप्रोच या मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट या काइनेटिक्स। तो इस इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके एक फॉर्मूले को डिराइव किया और बताने की कोशिश की कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो दो कंपोनेंट हैं आपका, दैट इज ई एन एस मीन्स एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये कोई सिंगल स्टेप पे रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। ये सीक्वेंशियल मोर देन वन स्टेप का प्रोसेस होता है, जहाँ पे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से क्या करता है, बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज आता है, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो गया रहता है, बाइंड किया रहता है। उसके बाद उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, तब जाकर के वो आपका वो जो ट्रांजिशन फेज़ है वो कन्वर्ट होता है दूसरे फेज़ में, जहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट था अब उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट या प्रॉपर्टी या उसके कन्फर्मेशन चेंज हो चुके हैं, जो कि बिहेव करता है जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट के तरीके से। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकल अप्रोच में समझाने की कोशिश की थी मिचेलिस मेंशन ने। और ये बड़ा ही फेमस और बड़ा ही यूज़फुल आपका इक्वेशन हो जाता है एंजाइम के रिगार्डिंग में, जब कभी भी आपको पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, या कोई कैलकुलेशन करना होता है। राइट। तो देखते हैं कि ये मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट या मिचेलिस मेंशन जो अप्रोच है वो क्या है, क्या बताता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये जो रिएक्शंस का हाइपोथेटिकल आपको यहाँ पे दिया गया है कि सपोज ई कोई एक सबस्ट्रेट एंजाइम है,
और इस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो एस है मीन्स वो सबस्ट्रेट हैं। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट पहले क्या किया है, बाइंड किया है। एंजाइम से सबस्ट्रेट ने क्या किया है, बाइंड किया हुआ है। और बाइंडिंग के लिए इसके पास साइट इसकी जो है वो कैसी है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है इस सबस्ट्रेट के पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री साइट से क्या करेगा, आपका ये बाइंड करेगा और तब जा कर के यहाँ पे क्या बनाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेज बनाता है ये, जिसे आप ईएस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ में जा कर के इंटरेक्ट होगा और इस रिएक्शंस के लिए जो कांस्टेंट होगा उसको K1 बोला जाता है। तो K1 का मतलब होता है कांस्टेंट फर्स्ट। तो इस रिएक्शंस में पहले एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेज में बनने वाले कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे जिसको ES बोलते हैं। देन यहाँ पे डिसोसिएशन होगा और उसके लिए जो कांस्टेंट होगा उसको आप K2 बोलते हैं। फिर आपका ये E फ्री फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा और ये जो एस था कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका पी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल वे टू एक्सप्रेस द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, कि एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का यहाँ सिंपल तरीका है। इस पूरे रिएक्शंस में तीन कांस्टेंट आपके यूज हुए हैं, K1, K2 एंड K माइनस। तो इसको K-1 इसको तीनों को याद रखिएगा। इसके बेसिस पे आपसे रिएक्शंस का डायरेक्शंस या रिएक्शंस में बनने वाली जो चीज़ होगी वो पूछी जा सकती है। जैसे अगर यहाँ पे कांस्टेंट अगर आपको दे दिया गया है K1 है, माइनस K1 है या आपका K2 है, और रिएक्शंस आपको अगर यहाँ पे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन किसको मैच कराता है, तो आपको क्या समझ में आएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि ये ई एंड पी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि ई और एस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपको दे दिया जाए ये ई प्लस एस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इन तीनों में से सही पेयरिंग या सही मैचिंग क्या होगी, आप कैसे बताएंगे। तो उस केस के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि K1 हमेशा हमको क्या बताता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ES, तो उसके लिए जो कांस्टेंट होता है क्या होता है, K1 होता है। तो ES कहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन। तो K1 कहाँ पे जाएगा, इसके साथ में जाएगा। K2 आपका तब बनता है जब ES से कॉम्प्लेक्स आपका कन्वर्ट किस में हो जाए, EN प्ली में, मतलब कि E बने प्लस P बन जाए तो फ्री फॉर्म में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका K2 क्या बन जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा। जब कभी भी ES से कन्वर्जन किस में हो आपका, दैट इज E प्लस S में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ES है इसके लिए कन्वर्जन किस में हो जाए, ये E प्लस S में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, K-1 बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शंस के फेज दिए जा सकते हैं, और एक कॉलम में आपको एक कांस्टेंट दिया जा सकता है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, और आपको मैचिंग कराने के बाद ऑप्शंस में नंबर आपका मिल सकता है। दैट इज़ मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाए कि ये ए है, बी है, सी है और इसका नंबरिंग 1, 2 और 3, तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करा करके पेयरिंग बना करके पार्ट सी का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। अब यही क्वेश्चंस अगर अब वो अगर अभी पार्ट सी के हिसाब से अगर डिज़ाइन कर दिया जाए, कॉलम ए कॉलम बी बना करके ABC 1 2 3, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाए कि कौन कौन से ऑप्शंस में क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके बने हुए हैं, तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी रिएक्शन से ही तैयार हो गया। और बहुत सारे लोग गलत करके इसको चले आएंगे। पहले ऑप्शन से मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि हाँ ए के साथ में फर्स्ट सही है, बी के साथ में सेकंड सही है, सी के साथ में थर्ड सही है, इस तरीके से दे दिया जाए। इसके बाद आपको दे दिया जाए कि ए के साथ में आपका मान लीजिए सेकंड सही है, और बी के साथ में मान लीजिए आपका थर्ड सही है, और सी के साथ में मान लीजिए आपका फर्स्ट सही है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के दिया जाए, पूछा है कौन सा सही है, राइट। तो आपसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो K1, K2, K-1 ये आपके रिएक्शंस के लिए क्या है, कांस्टेंट हैं। किस किस टाइप के रिएक्शंस के लिए, मतलब क्या क्या बनने के लिए K1, K2 और K-1 रिप्रेजेंट करता है, इसका एग्जाम्पल एग्जाम के टाइप से बनाकर मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली मिचालिस मेंशन का जो कांस्टेंट है जिसको आप Km के नाम से जानते हैं, और इस Km को लेकर के कई बार इसके डेफिनेशन और इससे इसकी सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो Km एक्चुअली में क्या बताता है, तो Km बराबर आप लिखते हैं दैट इज द V max by 2। ये आप देखते हैं फार्मूले में
कि केएम एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का जिस कॉन्सेंट्रेशन पे उस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाने वाले जो रिएक्शंस की वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाए, हाफ वेलोसिटी हो, उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को आप केएम की वैल्यू के नाम से जानते हैं। सो केएम इज व्हाट, केएम को डिफाइन करने के लिए आपको चार ऑप्शन बन करके आता है कि विच स्टेटमेंट ऑफ अ केएम अबाउट केएम इज राइट या करेक्ट। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि के एम बराबर वी मैक्स बाई टू कर देते हैं लोग, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। तो के एम क्या है? के एम मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट में यूज़ किया जाने वाला एक कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शंस को कैटालाइज जो एंजाइम कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी हो सकती है उस वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी होने के लिए जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बेसिकली आप के एम के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शंस वेलोसिटी रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सपोज दे दिया जाए ऐसे, ये वेलोसिटी का आपके पास एक्सिस हो और ये ये वेलोसिटी का एक्सिस हो और ये सबस्ट्रेट का एक्सिस हो, राइट। मान लीजिए ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू सपोज ये 10 है, यहाँ पे मान लीजिए समवेयर कहीं आपको 5 दिखाई देगा। तो ये वाली वेलोसिटी अटेंड करने के लिए जितने कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी सबस्ट्रेट का, राइट, जितने कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी सबस्ट्रेट का इस वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए, किसको, वी मैक्स का, ये क्या है आपका वी मैक्स है, वी मैक्स के हाफ को मतलब वी मैक्स डिवाइड बाई टू को अटेंड करने के लिए इस एंजाइम को जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसी को आप के एम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? के एम, मिचालिस मेंशन कांस्टेंट, राइट। तो के एम का मीन्स क्या, कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस कॉन्सेंट्रेशन पे उस रिएक्शंस की मैक्सिमम जो वेलोसिटी थी उसका हाफ वेलोसिटी क्या करे, वो अटेन कर ले, उसको आप के एम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास एक्सिस है जहाँ पे ये एस का कंसंट्रेशन है, यहाँ पर आपकी ये वी एक्सिस है और ये इस तरीके से आपका बढ़ रहा है। ये जो आपके पॉइंट है वो आपके वी मैक्स को बताते हैं, जहाँ कहीं पे भी ये मीट कर रहा है वी मैक्स बताता है आपका। तो इस वी मैक्स के हाफ होने के लिए मतलब यहाँ पे वी मैक्स बाई टू आपको लिखा गया है, तो ये हाफ वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए जिस कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द के एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे बन रही है आपकी, यहाँ पे बन रही है। तो मान लीजिए कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर हम पावर में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जीरो है, ये मान लीजिए आपका 10 पावर 1 है, ये 10 पावर 2 है, ये 10 पावर आपका 3 है, राइट, ये 10 पावर आपका 4 है मान लीजिए। तो अगर 4 पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी हो रही है तो के एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी का कंसंट्रेशन होगा मतलब वी मैक्स की वैल्यू होगी उसका हाफ जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज द के एम कहलाता है। तो के एम को समझने के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ से समझाया गया कि आप के एम को कैसे समझ सकते हैं। के एम की जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर जो इक्वेशन आपको दिए गए थे उन तीनों कांस्टेंट को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। के-1 मतलब एंजाइम से सबस्ट्रेट का जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है वो, प्लस जो आपका ई एन पी बना हुआ है मतलब वो प्रोडक्ट बन चुका है, एंजाइम बन चुके हैं वो, डिवाइड बाई के एम, के 1 मतलब जिससे कि आपका ई प्लस एस को कंबाइन करके ई एस कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है। तो इन तीनों के वैल्यूज़ को पुट करके आप के एम की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है आपके पार्ट सी के लिए। यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल भी, सिग्निफिक, यहाँ से क्या क्या पॉसिबल सवाल बन सकता है, थियरी बन सकता है मतलब आपको इसका इसके बारे में पूछा सकता है। दूसरा सिग्निफिकेंस बन सकता है कि क्या ये बताता है, और तीसरा इन पे न्यूमेरिकल बन सकता है कि अगर आपको निकालना होगा तब कैसे इसको निकालेंगे। ये 3 पॉइंट आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब के एम की जो वैल्यू होती है, सपोज आपके पास 2 एंजाइम है ए और बी, राइट। एक के लिए के एम की वैल्यू आपको मान लीजिए 10 दे रखा है, एक के लिए के एम की वैल्यू आपको 15 दे रखा है।
और इन केएम की वैल्यू के बेसिस पे अगर आपको एंजाइम की एफिशिएंसी पूछी जा रही है, एफिनिटी पूछी जा रही है सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने की, तो आप क्या बताएंगे कौन हाई है और कौन लो है? बता पाएंगे? केएम की वैल्यू के बेसिस पे किसी भी एंजाइम के का जो एफिशिएंसी है या उसकी एक्टिविटी है, क्या आप बता मतलब आइडिया है, बता पाएंगे अगर केएम की वैल्यू अगर आपको दे रखा हो तो? चलिए अभी आगे देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ केएम में। वैसे अभी मैंने सवाल पूछा तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। केएम की जो वैल्यू होती है उसमें जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। जिस चीज़ के लिए केएम की वैल्यू कम होती है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। और जिसके लिए केएम की वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, ए और बी एंजाइम है, इसके लिए 10 है, उसके लिए 15 है, तो एंजाइम ए इज़ मोर एफिशिएंट देन एंजाइम बी, राइट। तो अभी पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन तीनों पॉइंट को आप नोट करिए और इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। केएम की थ्योरी को लेकर के मीन्स डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशंस केएम का गलत दिया जाता है। केएम को लेकर के लोग बताते हैं कि हाँ केएम वो है जो कि वी मैक्स के टू 1/2 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाता है। आपको केएम को जब भी डिफाइन करना है तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस के रिगार्डिंग डिफाइन करना है। आप बताएंगे कि ऐसा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे उस एंजाइम का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज केएम बोलेंगे, राइट। तो डेफिनेशन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया कि इसको देख करके आप कैसे बताएंगे कि अफिनिटी किसकी ज़्यादा है। और इसके बाद आपका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए 3 वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, K-1 K2 अपॉन K1। नहीं पता कि जो आप ये आईसीआर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी 26 तारीख को, यहाँ पे भी आपको चाहे आप माइक्रो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म भरे हुए हैं या फिर आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म भरे हुए हैं, दोनों में ही आपको एंजाइम का टॉपिक पढ़ना है। और एंजाइम वाले से ये सवाल आपका केएम वाला बड़ा इजी बनता है। तो नहीं पता कि ये केएम का सवाल आपसे यहाँ पे आईसीआर के एग्जाम में ही बन सकता है कि केएम क्या बताता है और केएम को निकालने के लिए किन किन वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कंडीशंस दिया जा रहा है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट कर दिया जाए और एंजाइम के कंसंट्रेशन को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स था, मतलब बीकर था, और आपने यहाँ पे 10 सबस्ट्रेट क्या किया है, डाल दिया हुआ है। कितना, 10 सबस्ट्रेट, ओके। अब ये बता रहा है कि अब यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को क्या करना है, आपको कांस्टेंट कर देना है, मतलब उसके कंसंट्रेशन पे कोई चेंजेस नहीं लाना है। सिर्फ आप एंजाइम के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए पहले आपने एंजाइम एक डाला, तो एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट्स है, तो वो मैक्सिमम एक एक सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा एक बार में, कैटालाइज करेगा, फिर आएगा, फिर बाइंड करेगा, फिर कैटालाइज करेगा, फिर बाइंड करेगा, फिर कैटालाइज करेगा। अगर आपने यहाँ पे दो कर दिया तो उसकी रिएक्शन तो अभी एक साथ में दो मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तीन कर दिया आपने तो एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे। चार कर दिया तो आपने एक साथ में 4 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे। पाँच कर दिया तो आपका एक साथ में 5 मॉलिक्यूल होंगे। सो जब कभी भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए और एंजाइम का कंसंट्रेशंस लगातार आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो उस कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तब तक जब तक कि आपका पूरा सबस्ट्रेट मतलब उतना कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो कि एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स को पूरा का पूरा सैचुरेट कर दे, मीन्स बाइंड कर ले। सो व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाज kept constant and E concentrations mean enzyme concentration increases, the rate of reactions is also increases। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब उल्टा किया गया कि एंजाइम का कंसंट्रेशन जो है वो क्या किया गया, कांस्टेंट किया गया। मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 एंजाइम इम्बोलाइज किए गए, फिक्स किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस को ऐड किया जा रहा है, मीन्स बढ़ाया जा रहा है। So when E was constant and substrate concentrations increases, the rate of reactions increases to the maximum
देन लिव्ड ऑफ। इसका मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके एंजाइम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया जाए, ये कंसंट्रेशन क्या है एंजाइम का, वो कांस्टेंट हो गया, ई कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। अब अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो शुरू शुरू में जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब तक तो क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। मतलब अगर आप ग्राफ्स इसको दिखाते हैं तो ऐसे आप देखिए कि इनिशियली जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं वैसे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे गर्व आपका ये जो ग्राफ होगा ना, ये ऐसे सेचुरेट हो जाएगा इस तरीके से। अब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस के बढ़ाने पर उस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाने वाले जो रिएक्शंस की रेट है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब अब फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो कंडीशन नंबर टू आपको बताया गया कि जब एंजाइम के कंसंट्रेशन को क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस को बराबर 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 बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे देखने को मिला कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस पे। बट आफ्टर सम टाइम्स whenever the concentration of substrate is too high, then there is no further increment in the rate of reactions, the rate of reactions will be saturated. Anybody can explain why this? हाँ हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आप में से कोई बता सकता है? हाँ। हम्म, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? हाँ हाँ पूछिए, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। इनका सवाल कोई दूसरा पूछ सकता है क्या? इनकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो। हाँ। हम्म। क्यों भैया? तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? रिएक्शन बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वहां पे सबस्ट्रेट बचे हुए सेकंड वाले में, लेकिन फर्स्ट वाले में ये तब एक आखिरी सबस्ट्रेट जब तक रहेगा तब तक इसका रिएक्शन का रेट बढ़ता ही रहेगा। जैसे ही सारे एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेंगे, रिएक्शन वहां पे सीज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन चलेगी नहीं। दैट इज वाई इसके लिए स्टेट। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly, ये ऐसे ग्राफ आएगी। मान लीजिए आपका ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ये इनकी वेलोसिटी है, तो इनके लिए फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ ये यूं आएगी, दूसरे वाले के लिए ग्राफ ये यूं आएगी। बहुत बहुत सही सवाल आप लोगों के दिमाग में आया और अच्छा लगा मुझे कि वहां तक आपका दिमाग पहुंच गया आप लोगों का। यहाँ के लिए ये है कि जब आपका एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपका ये एंजाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटीज की बढ़ती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जब एंजाइम का कंसंट्रेशन उतना हो जाए कि सारे सबस्ट्रेट को बाइंड कर चुका है, फिर भी अगर आप एंजाइम को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन खत्म। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आप बढ़ाए जा रहे हैं, तो सबस्ट्रेट अगर आपका बढ़ेगा तो रिएक्शन से स्टॉप नहीं होगा, लेकिन उसके रेट में कोई इंक्रीमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। समझ आया? हाँ। हम्म। हम्म।
नहीं, सबस्ट्रेट अगर कोई एंजाइम से अगर आपका बाइंड किया हुआ है, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। या तो वो रिवर्स होकर के फिर से सबस्ट्रेट बन जाएगा या तो प्रोडक्ट बनेगा। दोनों केस के लिए समझिए, अगर प्रोडक्ट बन गया फिर तो रेट आपको दिखाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका नहीं बना, सबस्ट्रेट बना, तो फिर एंजाइम तो आप यहाँ पे डाल ही रहे हैं ना। तो एंजाइम जो ये फ्री फॉर्म जो ये फ्री सबस्ट्रेट आएगा, उसके लिए सब एंजाइम तो आप ऐड इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तुरंत आकर क्या करेगा, उसको कैटालाइज कर देगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये दोनों स्टेटमेंट के लिए आपको दोनों ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए और दोनों ये ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, जिससे कि आपको ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम पूरी तरीके से जस्ट लाइक अ प्योर वाटर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को अभी इन दोनों स्टेटमेंट के ग्राफ में, स्टेटमेंट के फिगर में और स्टेटमेंट के जस्टिफिकेशन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकता है। समझ लीजिए, इस एंजाइम काइनेटिक्स को जितना आप अच्छे से समझेंगे, उतना ही अच्छे से आप अप्रोच लगा पाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। किताब के भरोसे, बुक के भरोसे अगर आप रहेंगे तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुक कहना जो चाहता है उतना लेवल का थिंकिंग पावर स्टूडेंट के पास पढ़ने के टाइम पे नहीं बन पाती है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो एक ही दोनों में डिफरेंस अगर नहीं है, दोनों के लिए ग्राफ अलग क्यों आ रहा है? नहीं, तो आपने समझा गलत है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि सबस्ट्रेट अगर आपके कांस्टेंट हैं, तो एंजाइम के इंक्रीमेंट करने से उस रिएक्शंस के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बता रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर है रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, वो एंजाइम है। उस केस के लिए आपको बताया गया कि जैसे जैसे आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। रीजन आपको यहाँ पे दिया गया कि इनिशियली अगर आपने एक एंजाइम डाला है तो ये 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक को बाइंड करेगा, बाकी 9 से नहीं बाइंड कर पाएगा। दो आपने एंजाइम डाला तो दो से करेगा, तीन डाला तो तीन से डाला। इस तरीके से जैसे जैसे आप एंजाइम के नंबर को बढ़ाते जाएंगे, सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाने की रेट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दैट इज वाई उसके लिए ग्राफ हमेशा लीनियर आएगा। यहाँ पे जब आप एंजाइम को कांस्टेंट रख रहे हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ये सबस्ट्रेट जब आप इनिशियली डालेंगे तो यहाँ पे सारे फ्री एंजाइम्स हैं। फटा मतलब एक आपने डाला, फटाक से कन्वर्ट हो गया, दूसरा डाला, ये भी कन्वर्ट हो गया। सारे एंजाइम्स अभी क्या है, आपके फ्री फॉर्म में हैं। तो ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तब तक आपके इस रिएक्शंस को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बढ़ाता रहेगा, जब तक कि सभी एंजाइम्स के बाइंडिंग साइट सैचुरेट ना हो जाए। एक बार जिस कंसंट्रेशन पे सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके होंगे, उसके बाद फर्दर अगर आप सबस्ट्रेट यहाँ पे डालेंगे, सो देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, किसका साइड, नहीं, किसका साइड खत्म हो जाएगा, एंजाइम बढ़ा रहे हैं आप, सबस्ट्रेट आप। हाँ, 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 पहले वाले किसकी साइड से बाइंड कर जाएंगे, सबस्ट्रेट की ना। तो सब ये एंजाइम एंजाइम जब आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो जब तक आपका सबस्ट्रेट है तब तक एंजाइम ये जैसे जैसे आप डालेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के बाइंडिंग से। हाँ, हाँ। नहीं, यहाँ पे यही तो समझ नहीं पाए आप। अभी यही सवाल अभी सिद्धार्थ ने पूछा था।
यहाँ के लिए आपको बताया जाता है कि जब आप एंजाइम डाल रहे हैं तो सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है वो, राइट? जब तक आपका सारा सबस्ट्रेट नहीं बाइंड किया हुआ रहेगा एंजाइम से तब तक आपका रिएक्शन बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप एंजाइम का कंसंट्रेशन अब सबस्ट्रेट से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे रिएक्शंस बंद हो जाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे है ही नहीं। तो अरे तो अल्लाह ये आप नहीं बोल रही हैं, आप बोल रही हैं कि वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इस वाले में कांस्टेंट नहीं, रिएक्शन बंद हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट ही नहीं है। जब सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तो एंजाइम कितना भी रहेगा वो रिएक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ आपको कभी ऐसे नहीं दिखाई देगा। ये दिखाने का मतलब होता है कि रिएक्शन चल रही है लेकिन उसके रेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और ये सिर्फ दिखाने का मतलब होता है कि एट द एंड पॉइंट तक आपकी रिएक्शंस की रेट बढ़ी हुई है। जब तक आखिरी सबस्ट्रेट रहेगा तब तक अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। कभी भी ये वाला पॉइंट आपका इस वाले केस में नहीं आएगा। आप जो बात बोल रही हैं वो ये बोल रही हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ और दोनों बातों में फर्क है। जी हाँ, ये ऐसे स्ट्रेट वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट आपको इस वाले केस में नहीं आएगा, सिर्फ़ हमेशा सिर्फ़ यहाँ तक आएगा। क्योंकि आखिरी सबस्ट्रेट तक रिएक्शन आपका चलेगा, जैसे ही सबस्ट्रेट पूरा खत्म हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। जब सबस्ट्रेट ही नहीं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस बात का? समझ आया? चलिए, कन्फ्यूज़न होना ज़रूरी है। अच्छा, बाकी लोग चले गए हैं क्या? किसी को कुछ किसी को कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों? जुड़े तो सभी लोग हैं, आकांक्षा, निक्की। हाँ, जी हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बड़ा बड़े ही अच्छे तरीके से आपके जो भी टीचर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाया है। 12th क्लास की बात अगर आपको आज भी याद है, सो उन टीचर को बहुत-बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया उन्होंने कि 12th क्लास की पढ़ी हुई चीज़ आज आपको सीएसआईआर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी काम आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ कभी भी खराब नहीं होती, वो कभी भी काम आ सकती है। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छे टीचर थे आपके जिन्होंने ये बात समझाई आपको और आपको इतने अच्छे से समझ में आई। ओके, मैं एक आखिरी बार सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इसमें के एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। आगे हम लोग मूव करते हैं मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट के इक्वेशंस के बारे में जहाँ से आपके प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि किसी भी एंजाइम के द्वारा कैटालाइज़ किए जाने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनके वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे v मैक्स आपको बताती है मैक्सिमम वेलोसिटी, km बताता है हाफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और s आपको बताता है दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मिचेलिस मेंशन के इक्वेशंस को आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला क्या क्या बताता है, v जो है वो क्या बताता है दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। वी मैक्स क्या बताता है मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। एस क्या बताता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। के एम के बारे में जस्ट अभी आपको 15 मिनट पहले ही समझाया कि हाँ क्या क्या इसका मीन होता है, राइट? तो इस रिएक्शंस को बेसिकली हम मिचेलिस मेंशन रिएक्शंस के नाम से या इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि वी मैक्स एंड के एम बोथ आर कांस्टेंट। ये वी मैक्स की वैल्यू और के एम की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है जो कि टोटली डिपेंड किस पे करेगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे करेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा तो वी मैक्स की वैल्यू भी घटेगी और बढ़ेगी। क्या होगा यहाँ पे तीन कंडीशन आपको दिया गया कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो के एम के कंपेरिजन में। के एम का मतलब क्या होता है हाफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट ऑफ वी मैक्स।
तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम हो Km से, मतलब इसकी वैल्यू समवेयर इधर की तरफ हो, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर आपके पास हो, तो उस केस में जो V है मीन्स आपका जो वेलोसिटी होगा वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो तो उस केस में आपको बताया जा रहा है कि जो वेलोसिटी होगी वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी बढ़ती जाएगी। ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पे, तो ये जो Km की वैल्यू आपको दिखाई गई, Km की वैल्यू तक देखिए पूरा लाइन ऐसे आपका एकदम स्ट्रेट में जा रहा है, यहाँ से हल्का कर्व होना शुरू किया है। तो ये पहला पॉइंट आपको यही बता रहा है कि जब कभी भी रिएक्शंस में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, किसके कंपेरिजन में, Km के कंपेरिजन में, तो उस कंडीशंस में जो V और S होंगे उनमें रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली होगा। जैसे जैसे V आपका मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा कंडीशन आपको दिया गया कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो Km से, मतलब Km की वैल्यू आपकी यहाँ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन समवॉट इधर इधर की बात कर रहा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देन उस कंडीशन में क्या होगा, जो V होगी वो V मैक्स की वैल्यू के बराबर होगा, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब ये वाली की बात कर रहा है, लाइक दैट। यहाँ पे आप देख लीजिए ये Km है और Km से बहुत ज़्यादा क्या है आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वही V मैक्स कहलाएगी। तो V ये सिचुएशंस दे करके आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन में V और V मैक्स की वैल्यू बराबर होगी, किस कंडीशन में V मैक्स की वैल्यू V के क्या होगी, हाफ होगी, या किस कंडीशन में V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी S के। तो तीन कंडीशन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन तीनों कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझिए। तो दो कंडीशन आपने देख लिया, जब बहुत लो होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे वी मैक्स और वी की वैल्यू क्या होगी, बराबर बराबर हो जाएगी। तो जो वी मैक्स वैल्यू होगी वही, ये सारे कॉन्सेप्ट ना आपको न्यूमेरिकल जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको काम आता है, क्योंकि यही सारे ट्रिक दे करके न्यूमेरिकल पूछता है। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन Km के क्या हो, बराबर हो, मतलब कि सबस्ट्रेट यहाँ पर आ गया Km से, तो उस कंडीशंस में जो V की वैल्यू होगी वो V मैक्स से क्या होगी, हाफ होगी। मतलब ये वाली बात आप किससे कर रहा है। तो इसी एक ग्राफ से तीनों कंडीशन आप समझ सकते हैं। फिर से देखिए ये ग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है। पहला कंडीशन आपको दिया गया कि जब कभी भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आपके Km की वैल्यू से क्या हो, बहुत कम हो, तो Km की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई जा रही, कम कम का मतलब वैल्यू का मतलब कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सा स्टेट। दूसरा आपको दिया गया कि Km की वैल्यू के कंपेरिजन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा हो। उस कंडीशन में ये जो V की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, V मैक्स कहलाएगी। मतलब ये वाली बात कर रहा है ये। तीसरा कंडीशन आपको दिया गया कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या हो आपका S के बराबर हो, मतलब Km की जो वैल्यू हो वो S की क्या हो, बराबर हो, उस कंडीशन पे जो V होगा वो क्या कहलाएगा, V मैक्स बाई 2 कहलाएगा, मीन्स V हाफ मैक्स हाफ कहलाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए, ये तीनों स्टेटमेंट से ही आपके सवाल बनते हैं। सो नेक्स्ट आपका आता है कि एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट क्या होती है। ये सवाल आपका ICMR के एग्जाम में पूछा जा चुका है, JNU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एंजाइम की यूनिट जो होती है वो क्या होती है। राइट। तो एंजाइम को के क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट दिया जाता है जिसको कैट के नाम से जाना जाता है, कटल, और ये इसकी SI यूनिट कहलाती है। तो ये आपको दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में कभी कभी ऐसे फंसाने के लिए आपको ये भी दे देता है कैट और ये भी देता है कैट। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, KAT है, कटल है, और ये इसका SI क्या है, यूनिट है एंजाइम का। टर्न ओवर नंबर क्या बताता है, के कैट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टर्नओवर नंबर को। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है किसी भी एंजाइम के द्वारा एक फिक्स यूनिट टाइम में बगैर सबस्ट्रेट को लिबरेट किए हुए मैक्सिमम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाए प्रोडक्ट में, उस रेट को आप टर्नओवर नंबर के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इन अ यूनिट टाइम। किसी एक एंजाइम के द्वारा किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी होती है या जो रेट होती है उसी को आप टर्नओवर नंबर के नाम से जानते हैं। और टर्नओवर नंबर को आप के कैट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी एंजाइम का मान लीजिए आपको यहाँ पे एंजाइम ए है, एंजाइम बी है, और इन दोनों की के कैट की वैल्यू आपको दे रखी है। मान लीजिए इसको दे रखा है 10, इसको दे रखा है 15।
तो इस 10 और 15 के कैट की वैल्यू से क्या समझ में आता है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ए और बी एंजाइम में कौन ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, तो आप क्या बताएंगे? हेलो? कोई एक बोलिए, दोनों लोग की आवाज़ क्लैश कर गई और दोनों लोग बोलना बंद कर दिए। बोलिए। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि के कैट मीन्स टर्नओवर नंबर क्या बताता है? नंबर आपको के कैट बताता है कि किसी भी एंजाइम के द्वारा एक यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाए प्रोडक्ट में, उसको आप के कैट बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बना करके दिया कि दो एंजाइम हैं ए और बी, और उनके लिए के कैट की वैल्यू दे रखी है 10 और 15। तो इन दोनों एंजाइम में ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम कौन है? किसके पास? हाँ, बी, डेफिनेटली। जिसके पास के कैट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कम से कम टाइम में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। सो किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी को मेजरमेंट करने के लिए, बताने के लिए, आपको के कैट और के एम की वैल्यू को दे करके मैच कराने के लिए पूछता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, एंजाइम के एक्टिविटी को या उसकी एफिशिएंसी को मेजरमेंट करने के लिए के कैट की वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए, के एम की वैल्यू हमेशा लो होनी चाहिए। ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं किसी एंजाइम के एक्टिविटी को बताने के लिए। अभी आगे हम लोग यहाँ पे इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, बट के कैट की बात चल रही है तो मैंने आपको प्रॉब्लम बना के यहाँ पे दे दिया। सो के कैट मीन्स टर्न ओवर नंबर, यही बताता है, और ये कितना सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स एक यूनिट टाइम में वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। राइट, तो के कैट की वैल्यू का आपको यहाँ इक्वेशन से देख सकते हैं, वी मैक्स अपॉन ई टी, जहाँ पे ई टी क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो इस फॉर्मूले को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको देखते रहिए, मतलब देख लीजिए कि किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम बन करके आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ के एम एंड वी मैक्स। वी मैक्स और के एम की वैल्यू अगर आपको किसी भी एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज किए जाने रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इन दोनों वैल्यू से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मीन्स क्या क्या इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं और उससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि वी मैक्स तो हमको बताता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो एंजाइम हैं, ए और बी, और इनकी दोनों के लिए वी मैक्स की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है। तो इनमें से आप किसके लिए, कौन सा एंजाइम ज़्यादा बेटर है? ए। ए क्यों? वेरी गुड। और कोई? हम्म। और कोई? वेरी गुड। तो अगर आपको इस तरीके से वी मैक्स, के एम और के कैट की वैल्यू को दे करके एंजाइम को और उनको पेयरिंग कराने के लिए या उनको उनमें से फाइंड आउट करने के लिए दे दे कि हाईएस्ट या बेस्ट एफिशिएंट एंजाइम कौन सा है, तो क्या आप सब लोग बता पाएंगे? ओके, अभी 5 मिनट सिर्फ और टाइम दीजिए। 5 मिनट में आपको, अगले 5 मिनट्स में वो सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जिससे कि ये जो प्रॉब्लम अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कॉन्फिडेंशियली बोल पाएंगे कि हाँ हम इसको बता सकते हैं। तो देखते हैं कि वी मैक्स और के एम की वैल्यू क्या ये बताता है। तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि वी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शंस की। राइट, कि जितना ज़्यादा वी मैक्स की वैल्यू होगा उतना आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू होगी। के कैट और के एम की जो रेशियो होती है वो बताती है मेजर ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी, कि एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि के एम की वैल्यू है और के कैट की वैल्यू है।
तो के कैट अपॉन के एम, ये दो इनका जो रेशियो की वैल्यू आती है, उस रेशियो की वैल्यू से आप एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। सो किसी भी एंजाइम को बेस्ट एफिशिएंट होने के लिए के कैट की वैल्यू शुड बी हाई और मोर, और के एम की वैल्यू शुड बी लो, राइट, और लेस। के कैट और के एम की वैल्यू में के कैट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, के एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इनकी बेसिस पे इससे आपको जो सवाल बनेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन से बनता है, एफिशिएंसी से नहीं बनता है, राइट। ये सिर्फ वी मैक्स सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, और के एम और के कैट की वैल्यू पे आपको एंजाइम की एफिशिएंसी बताएगा कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इनके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि के कैट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए, और के एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिए। जितना कम के एम की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो एंजाइम एफिशिएंट होगा काम करने के लिए। के एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब एंजाइम क्या है, लेस एफिशिएंट है। के कैट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होगा कि उसके पास ये एबिलिटी है कि एक फिक्स यूनिट टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, वो कैटालाइज कर सकता है। जैसे हाईएस्ट रेट वाला जो के कैट की वैल्यू माना जाता है वो कौन माना जाता है, कैटालेज माना जाता है, राइट। कैटालेज जो कि एक एंजाइम है, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले सबसे हाईएस्ट टर्नओवर नंबर वाला क्या होता है, एंजाइम माना जाता है, या कि एक यूनिट टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, कन्वर्ट करने का काम करेगा। ओके। तो वी मैक्स की वैल्यू से आप क्या बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। के एम की वैल्यू से आप क्या बताएंगे, सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी। के कैट की वैल्यू से भी क्या बताएंगे, टर्नओवर नंबर या एंजाइम की एफिशिएंसी। तो के कैट की वैल्यू हाई होनी चाहिए, के एम की वैल्यू लो होना चाहिए, ये आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो अगर अब मैं यहाँ पे, हाँ, हाँ, हम्म। देखिए वी मैक्स की पहले वैल्यू क्या है, क्या बताती है, आप ये समझिए। वी मैक्स की वैल्यू सिर्फ आपको बताती है रेट ऑफ रिएक्शंस को, कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगा उतना ज़्यादा वी मैक्स की वैल्यू आएगी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस के रिगार्डिंग में अगर आप देखें, अगर किसी रिएक्शंस की वी मैक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये होता है कि वो कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी दिखा रहा है आपका, राइट। कि कोई दो एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर टर्म की अगर बात करें, तो जितना आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम वाला जो वी मैक्स की वैल्यू होगी, वो एंजाइम क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब उसके पास ये है कि कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी वो अपनी स्पीड को मैक्सिमम दिखा सकता है। ओके। तो यहाँ पर आपको के कैट और के एम की वैल्यू के बेसिस पे ऐसे टेबल बना करके दिया जाता है पार्ट सी वाले क्वेश्चंस में, और आपको छांटना होता है कि कौन सा एंजाइम सबसे बेस्ट है, राइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। और कल की क्लास से अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आप लोग मिस नहीं करेंगे। जिस किसी के पास जो भी रिसोर्सेस है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, या फिर आपके पास पाथ फाइंडर है, या आपके पास कैटलिस्ट है, या फिर आपके पास और कोई सोर्स है, आज आप एंजाइम कैटलिस्ट वाले काइनेटिक्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। देखेंगे कि आज आपको जो चीज़ यहाँ पे डिलीवर की गई है उसके बेसिस पे आप कितना चीज़ समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं जिनको कि आपको डिफाइन करना रहेगा, और आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर काइंड के वर्ड हैं, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने अरेंज किए हैं। जाइमोजेन क्या बताता है, हाँ, वो था कैट, जिसका मतलब है कैटल। ये है यूनिट, और ये है के कैट, जो कि बताता है टर्नओवर नंबर। ये दोनों चीजें अलग हैं। कैट के टी है, और ये के कैट है, के सी ए टी है। कैट मीन्स कैटल, जो कि यूनिट है किसका, एस आई यूनिट है एंजाइम का, ठीक है। और के कैट है टर्नओवर नंबर का, जो कि एंजाइम की एफिशिएंसी को बताता है,
चलिए आइए आते हैं जाइमोजेन पे। जाइमोजेन क्या है? जी हाँ, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज द जाइमोजेन। लाइसोजाइम। जी हाँ, वेरी गुड। राइबोजाइम। हाँ, वेरी गुड, आरएनए मैंने लिख दिया। आइसोजाइम। हाँ, जब कभी भी दो एंजाइम किसी एक काइंड के सबस्ट्रेट को क्या करें, एक्ट करें और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, उसे आप क्या बोलते हैं? आइसोजाइम। आइसोजाइम की ये दोनों जो एंजाइम होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में आइसोजाइम हैं, इन दोनों में क्या नहीं 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 नहीं, ये अरे भाई, एक्टिव साइट में अगर चेंजेस होगा फिर तो ये सब कॉमन सबस्ट्रेट से बाइंड क्यों करेगा? कॉमन सबस्ट्रेट पे अगर दोनों एंजाइम काम कर रहे हैं इसका मतलब कि इन दोनों का ही एक्टिव साइट्स क्या होगा? सेम होगा। मेरा सवाल ये था कि आइसोजाइम में दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? सिमिलरिटी तो आपने देख लिया, डिफरेंसेस क्या हैं? जल्दी बताइए। सोर्स ऑफ क्या? नहीं नहीं, सोर्स नहीं, सोर्स तो जहाँ एक्चुअली ये, हाँ, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुमको नाम दिया जाता है आइसो। वेरी गुड। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इन दोनों में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सेम होंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन सेम होंगे, डिफरेंस क्या होगा? सीक्वेंस। ठीक है। तो जब कभी भी दो एंजाइम सेम फंक्शन को परफॉर्म करे, सेम स्ट्रक्चर्स हों, तो उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनके अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस में, दैट इज भाई वो आइसोजाइम के नाम से जाने जाते हैं। एबजाइम क्या है कल? हाँ। क्या? हम्म, नहीं, यही तो आप देखिए, जैसे पूरा जो एंजाइम होता है वो बहुत बड़ा पार्ट है, उसके कुछ साइट्स जो होते हैं एक्टिव साइट्स कहलाते हैं। तो जो आइसोजाइम होते हैं उनके एक्टिव साइट्स वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, दैट इज भाई उनका कन्फर्मेशन सेम होता है और वो सेम काइंड के सबस्ट्रेट से बाइंड कर पाते हैं। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है उनमें उनके जो अमीनो के सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए वाला जो एंजाइम है उसमें आपका यहाँ पे सपोज लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है, फेनाइलएनालीन है और इसके बाद आइसोल्यूसिन है, इस तरीके से। अब दूसरे वाले मान लीजिए नंबर ऑफ वही है, बस यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाए कि ये ट्रिप्टोफैन आ जाए, फिर इसके बाद लाइसिन आ जाए, फिर इसके बाद आइसोल्यूसिन आ जाए, फिर इसके बाद फेनाइलिन आ जाए। ये डिफरेंसेस होता है। और ये कहाँ? अदर देन एक्टिव साइट्स। कहाँ? अदर देन एक्टिव साइट्स। ओके, एब्जाइम क्या है? हाँ, और एंजाइम के बारे में तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये सारे जो टर्म्स हैं सिमिलर हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। कभी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब पार्ट बी वाले क्वेश्चन पे कभी-कभी पूछ देता है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिचेलिस मेंशन का जो कांस्टेंट का इक्वेशन आपको दिया गया, जिसमें आपने केएम और वीमैक्स की वैल्यू में देखा कि एक तरीके से सिग्मोइडल या कह सकते हैं कि हाइपरबोला टाइप का रिएक्शंस होता है कि इनिशियली जैसे-जैसे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे आपका वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। मिचेलिस मेंशन इक्वेशन नो डाउट बहुत अच्छा। हाँ,
वी मैक्स का और सबस्ट्रेट का रिलेशन यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये वी मैक्स बताता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, राइट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए दो एंजाइम है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक के लिए बहुत हाई है और एक के लिए कम है। सबस लो कंसंट्रेशन पे, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अगर कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी शो करता है तो वो एंजाइम ज़्यादा बेटर होगा। समझ आया? अगर अगर कोई एंजाइम जो कि कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ मोर एफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हार्मोन्स को लेकर के आपको क्या पढ़ाया जाता है? दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड हाईली एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये पीको मीटर के सॉरी पीपीएम के कंसंट्रेशन पे भी क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। मतलब बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी अगर रहेगा तो अपना काम क्या करते हैं, कर जाते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन पे सब कोई काम कर सकता है, लो कंसंट्रेशन पे बहुत कम चीज़ इफेक्टिव होती है। जैसे मेडिसिन जो होती है वो बहुत कम एमजी में आपको दी जाती है, मिलीग्राम के कंसंट्रेशन पे भी आपकी पूरे बॉडी में चेंजेस ला सकती है। दैट मीन्स दे आर वेरी इफेक्टिव इन नेचर। तो अगर कोई चीज़ कम कंसंट्रेशन पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सकता है, दैट मीन्स व्हाट कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 10 लोग जुड़े हुए हैं, राइट। कोई एक कैंडिडेट है जो कि इसी 2 घंटे की क्लास को पूरा पढ़ कर के समझने के लिए प्रॉपर उसका नोट्स बनाने के लिए 10 घंटे लगाता है। दूसरा कोई कैंडिडेट है मान लीजिए 5 घंटे लगाता है। तीसरा कोई कैंडिडेट है सी, मान लीजिए वो 1 घंटे में कर लेता है। तो टाइम जो ड्यूरेशन कम हुआ, मतलब कम टाइम पे जो किया वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा ना, कि जो 10 घंटे में कर रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये जो टाइम है उसको मान लीजिए सबस्ट्रेट। तो जिस एंजाइम का कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वी मैक्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। हाँ, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिचेलिस मेंशन के बाद आपको यहाँ पे लाइन बियर बर्फ प्लॉट के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मिचेलिस मेंशन के इक्वेशंस में जो वी मैक्स और वी और सबस्ट्रेट इन तीनों का जो रिलेशन दिखाया गया है, डायरेक्टली वी मैक्स की सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से या उनके वी मैक्स की वैल्यू से ग्राफ को प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ हम लोग चूंकि नहीं करते, दैट इज़ वाई प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आती इस लेवल पे, जो कि मतलब एमएससी के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब ये एंजाइमोलॉजी मतलब जहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं, वहाँ पे मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट की इक्वेशन से प्लॉटिंग करने में, ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू मॉडिफाई दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। तो वहाँ पे क्या किया गया, मिचेलिस मेंशन के इक्वेशंस को थोड़ा क्या किया गया, अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई किया गया और सिंपल फॉर्म में उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की बात की गई। उसी सीक्वेंस में लाइन बीवर वर्क प्लॉट जो है वो आपका मिचेलिस मेंशन के इक्वेशंस को या उनके ग्राफ को, प्लॉट को क्या किया गया, मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो क्या वो फॉर्म है, वहाँ यहाँ पे आप देखिए। तो सिंपल पहले आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं कि वी नॉट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी है वो वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, जो कि जिसको आप मिचेलिस मेंशन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। यही आपका नॉर्मल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को क्या किया जाए, डबल रेसिप्रोकल कर दिया जाए। मतलब पहले रेसिप्रोकल किया जाए, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है वन, वन बाई। तो यहाँ पे वी मैक्स को क्या लिख सकते हैं आप, वन बाई वी नॉट लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे के एम प्लस एस अपॉन क्या हो जाएगा, वी मैक्स एस हो जाएगा, राइट। और इसके बाद फिर से क्या किया जाए इसको, मतलब इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाए। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वी मैक्स वी नॉट लिख सकते हैं। ये के एम अपॉन वी मैक्स लिख सकते हैं। और इसके बाद एस अपॉन वी मैक्स एस लिख सकते हैं। तो ये वाले दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करके लिखा गया, तो ये इक्वेशन आपका क्या होता है, बन जाता है। और जब ये इक्वेशंस आपके बने तो उसमें से आप देखिए यहाँ पे कि जो जो सबस्ट्रेट है उसको क्या किया, कैंसिल आउट किया गया। यहाँ से एक सबस्ट्रेट को कैंसिल किया गया, या इसके या इन दोनों को, चूंकि ये सेम सेम है तो यहाँ से एक को क्या किया, कैंसिल किया गया। तो क्या बचा, के एम अपॉन वी मैक्स एस, के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस वन बाई वी मैक्स। इसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ मिचेलिस मेंशन, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है, लाइन ब्यूअर बर्ग प्लॉट को,
राइट? तो ये इक्वेशन भी कभी-कभी आपसे पूछे जाते हैं कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट में या इक्वेशंस में के लिए क्या सही स्टेटमेंट है। तो ये अगर आपके पास याद रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं। करना सिर्फ कुछ नहीं है, इनको रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना मतलब 1 बाई में कर देना है। और आपका जो ये कॉमन फैक्टर है उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो जो चीज़ बन कर के आएगी वही आपका ये इक्वेशन कहलाता है। और इस इक्वेशंस में देखिए क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ पे हो जाती हैं। पहले तो आप यहाँ पे एक वीमैक्स का ये मिचेलिस मेंशन का नॉर्मल ग्राफ देख लीजिए कि कैसा था वो। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा था कि इस तरीके से ये एक्सिस थी, ये आपका एस था, ये आपका वी था। और यहाँ कहीं पे आपको के एम की वैल्यू दिखाई दे रहा था और वी मैक्स टू, और इस तरीके से यहाँ कहीं पे आपका वी मैक्स था, राइट? ये आपका ओरिजिन है। तो के एम आपका ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा था। इस इक्वेशन में आप देखिए जो स्लोप की वैल्यू हो वो के एम अपॉन वी मैक्स की वैल्यू है। आपको देखिए सारी चीज़ें उल्टी हो जा रही हैं। जो वैल्यू के एम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो माइनस में चली गई मतलब इधर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे के एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये जो एक्सेस था इसको माइनस पीछे की तरफ खींचा गया। तो जहाँ कहीं पे आपको ये दिखाई दे रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, के एम बोलते हैं। तो के एम की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, 1 बाई माइनस के एम। वी मैक्स की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी अब वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देने लगी है, ये वाली। उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज 1 बाई वी मैक्स। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 बाई एस की कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो इस वाले ग्राफ से आपको जब इन्वर्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके मिचेलिस मेंशन में और लाइन बियर प्लॉट में क्या क्या जो सिमिलरिटीज़ हैं या क्या क्या जो चेंजेस आते हैं जब भी कोई इन्वर्टर आपका बाइंड करता है एंजाइम से अलग अलग टाइप के, तो उसके ग्राफ को लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए और उसको ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी पिक्चर दे करके आपसे पूछता है कि कॉम्पिटिटिव टाइप के इन्वर्टर के लिए कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट सही कर रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए कौन सा है, मिक्स्ड के लिए कौन सा है, अनकॉम्पिटिटिव के लिए कौन सा है। तो मिचेलिस मेंशन की समझ सबको हो चुकी है तो अब वहाँ से सवाल नहीं देता है। अब या तो आपका लाइन ब्योर बर्ड प्लॉट से देगा या तो आपका इडरल स्ट्रिप से देगा, इस तरीके से देना शुरू कर दिया है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो लाइन व्यूअर बड़ा प्लॉट का क्या यूज है आप यहाँ पे समझिए कि जो वी मैक्स की मतलब जो मिचेलिस मेंशन का इक्वेशन था उसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई और जहाँ पे उस इक्वेशंस का क्या किया गया, रेसिप्रोकल किया गया, जो कि सारी की सारी वैल्यू 1 अपॉन में आना शुरू हो गई। इसके बाद इनके साथ साथ में एक दूसरा भी मॉडिफिकेशन आपको दिया था, एडी हुक स्टिप प्लॉट, राइट, हॉफ स्टिप। तो ये प्लॉट भी आपको वही उन्हीं का मॉडिफिकेशंस हैं और इन प्लॉट के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया जा रहा है कि इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन के एम प्लस वी मैक्स अपॉन के एम। ये आपका इक्वेशन है एडी हॉफ स्टी के लिए। ये अब आने की पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में क्योंकि इन सबसे सवाल पहले नहीं बनता था, पहले के एम और पिछले मेंशन से बनता था, तो अब इन सबसे सवाल आना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए इक्वेशंस जो है आपका ये है और इनके लिए जो ग्राफ है आपका वो ये है। जो वी मैक्स और के एम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। स्लोप आपका ये हो जाता है और वी मैक्स की वैल्यू आपका ये है, वी की वैल्यू आपका ये है और वी बाई एस मीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका ये है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है इसके लिए और इसको आप एडी हॉफ स्टीप प्लॉट के नाम से जानते हैं, जो कि विजुअल एक्सपेंशन का क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइन इमिटर के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों से जान लेना चाह रहा हूँ कि क्या अभी कितना टाइम हो रहा है। ओके, एंजाइन इमिटर को अभी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अभी आप लोगों की क्या कंडीशन है, कंटिन्यू करें हम लोग। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि एंजाइम बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जो कि किसी भी रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। सो देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स which can block, which can inhibit या which can reduce the efficiency of an enzyme। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम के एफिशिएंसी को या एंजाइम्स के काम को हैम्पर करे, उनको हम लोग कलेक्टिवली एंजाइम इमिटर के नाम से जानते हैं। अब ये एंजाइम इनहिबिटर आपके कुछ भी हो सकते हैं। हाँ,
न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ इस टाइम पे नहीं हो पाएगा अवनीत, न्यूमेरिकल के लिए टाइम अलग से देना पड़ेगा, है ना? न्यूमेरिकल के लिए वो उन न्यूमेरिकल्स को आपको थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो हम कराएँगे। अभी इस टाइम पे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएँगे क्योंकि उसके लिए स्लाइड नहीं प्रिपेयर है, और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि फिर ये चीज़ हमको खत्म मतलब कवर भी करना है। तो कुछ काम आपके लिए भी बचता है, आप उसको घर पे कीजिए, नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो एंजाइम इन्हिबिटर को लेकर के आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम के काम को, उसके एफिशिएंसी को क्या करे, हैम्पर करे, रिड्यूस करे, उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम इन्हिबिटर बोलते हैं। अब ये एंजाइम इन्हिबिटर आपका उसी रिएक्शन से बनने वाले कोई बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा सेलुलर आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉक्सिन भी हो सकता है, कोई आपका मेडिसिन भी हो सकता है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करें, या तो ब्लॉक कर दें या तो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें, उनको हम लोग कलेक्टिवली एंजाइम इन्हिबिटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एंजाइम इन्हिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एन एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, कभी कभी इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इन्हिबिटर के नाम से जानते हैं, इधर बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स, राइट? हो सकता है कि वो जो इन्हिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करे, या हो सकता है कि उसके एक्टिव साइट्स के अलावा जो आपका साइट्स पाया जाता है, जिसको आप एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं, उससे भी क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो मान लीजिए कि आपका ये ई है और ये इसका क्या है, एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के अलावा आपका यहाँ पे एक साइट है, इसको आप एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट्स क्या होते हैं, साइट अदर देन एक्टिव साइट्स एंड हैव रोल इन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे साइट जो कि एक्टिव साइट्स के अलावा होते हैं, और ये साइट्स का रोल होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। तो आपके जो इनहिबिटर हैं, आई एन, ये मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है, ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है। इनकी लोकेशन दो तरीके से हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे दिया गया कि इधर बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट्स और बाय बाइंडिंग टू द अदर साइट्स ऑफ एंजाइम कॉल्ड एलोस्टेरिक। तो दोनों तरीके से आपका यहाँ पे आपको पोर्शन करके दिखाया गया। इनहिबिटर जो होंगे आपके दो टाइप के साइट्स पे बाइंड कर सकते हैं, एक्टिव साइट्स या एलोस्टेरिक साइट्स पे। क्लासिफिकेशन का किया जा रहा है, मतलब इनहिबिटर का, कि इनके बाइंडिंग पे, कि जब कभी भी ये एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं तो इनकी बाइंडिंग हो सकता है कि क्या हो, कोवेलेंटली हो या नॉन कोवेलेंटली हो। अगर कोवेलेंटली होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और उनके बेसिस पे अगर वंस एक बार आपका वो एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड कर जाता है तो वो रिवर्स नहीं हो पाता है। तो ऐसे टाइप के इनहिबिटर को बेसिकली हम लोग रिवर्सिबल इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, सॉरी इरिवर्सिबल। जबकि अगर आपका कोई एंजाइम और उसके इनहिबिटर जो है उनके बीच में जो इंटरेक्शंस है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड होते हैं, तो उनको फिर से नॉर्मल किया जा सकता है, मीन्स उनको रिवर्स किया जा सकता है। तो उसको आप रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके जो रिवर्सिबल वाले हैं ये क्या होंगे, आपके नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जबकि इरिवर्सिबल वाले जो होंगे वो कोवेलेंट इंटरेक्शन से जुड़े हुए होंगे। ये चूंकि स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होगा, दैट इज़ वाई उनको ब्रेक हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। और ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके वीक इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये जैसे ही पीएच या टेम्परेचर या ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उनके बेसिस पे ये रिवर्स हो जाते हैं। तो एंजाइम के आपके जो इनहिबिटर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वो होंगे जिनको एक बार अगर आपको कोई एंजाइम से इनहिबिटर आपका बाइंड कर गया है, तो कंडीशंस दे करके आप उस इनहिबिटर को उस एंजाइम से हटा भी सकते हैं, छुड़ा भी सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम के इनहिबिटर को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। जबकि ऐसे इनहिबिटर जिनको कि रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए हम इरिवर्सिबल टर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होंगे, बाउंड
कोवलेंटली एंड डिस्ट्रॉय फंक्शनल ग्रुप इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट से और वहाँ पे क्या करते हैं, डिसरप्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम पूरा आपका क्या होता है, खराब हो जाता है, राइट। रिवर्सिबल क्या होंगे कि ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और मेन स्पॉन्टेनियसली क्या करेंगे, ये एंजाइम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब एक बार बाइंड किया, कंसंट्रेशन हो गया तो कंसंट्रेशन कम हुआ तो ये लीव ऑफ ही कर देते हैं। और जब ये एंजाइम के साथ में एसोसिएट होते हैं तो एंजाइम के जो फंक्शंस होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है या कम हो जाता है। जबकि आपका जब ये एंजाइम के साथ में नहीं जुड़े हुए होंगे, मतलब डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में एंजाइम अपना फिर से क्या करेगा, नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है, राइट। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, उन रिवर्सिबल इनहिबिटर के कुछ टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड। ये चार आपके क्या है, रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर के कैटेगरी में आने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये टाइप्स होते हैं। और इन चारों से आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनके मिचलिस मेंशन वाले ग्राफ से, इनके के एम और वी मैक्स की वैल्यू को लेकर के और ग्राफ को देकर के पूछा जाता है कि हाँ कौन सा ग्राफ इनके लिए सही रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये एंजाइम है और इस एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए दो आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं। एक तो मान लीजिए आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, और एक आपका क्या है, इनहिबिटर है। दोनों का ही जो बाइंडिंग साइट्स है वो एंजाइम के एक्टिव साइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों में, मतलब इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो जाकर क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और अगर आपका इनहिबिटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इनहिबिटर बाइंड करेगा। सो जब कभी भी आपका जो इनहिबिटर है उसका जो बाइंडिंग साइट का जो शेप है, अगर वो सबस्ट्रेट के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री हो, सिमिलर हो, तो वो दोनों मीन्स सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। तो ऐसे टाइप के इनहिबिटर को आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, जबकि के एम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर आप इसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस एंजाइम का ये आपका ये क्या है, एक्टिव साइट्स है, और इस एक्टिव साइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला साइड आपको दिखाई दे रहा है सबस्ट्रेट का। सिमिलरली समवॉट आपको ऐसे ही इनहिबिटर का भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर ये इनहिबिटर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, तो इस सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देगा। सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा और एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो वहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो आप इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टेप में आपका एंजाइम है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, इसके दोनों से मिलने के बाद आपका ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ई एस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपको क्या है, नॉर्मली आपका ई पी बन जाता है। लेकिन अगर इस एंजाइम से इनहिबिटर आपका यहाँ पे क्या किया, बाइंड कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई आई बन जाएगा, और फर्दर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन दे करके भी आपसे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर पूछे जाने की डिमांड बनती है। ऐसे वाले आपको एरो बना करके ये ग्राफ दे दी, मतलब ये रिएक्शन रिएक्शंस आपको दे दिए जाते हैं, और रिएक्शंस दे करके आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप का आपका ये इनहिबिटर है। तो पहचानने का तरीका आपका यही होता है कि कॉम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर में आपका जो इनहिबिटर होता है वो हमेशा फ्री फॉर्म ऑफ एंजाइम से क्या करेगा, बाइंड करेगा। एक बार अगर सबस्ट्रेट बाउंड कर गया तो वहाँ पे इनहिबिटर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब भी बाउंड करेगा फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा, न कि पहले से बाउंड किया हुआ वाले। तो आप यहाँ पे देखिए कि मिचलिस मेंशन के कांस्टेंट के इक्वेशंस में क्या होगा। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया कि वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। वी मैक्स की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला जो आपका ग्राफ है वो क्या है, विदाउट अनलिमिटेड है, मतलब कि यहाँ पे कोई इनहिबिटर नहीं है, और ये वाला क्या आपका इनहिबिटर है। दोनों जाकर के मिल रहे हैं जहाँ पॉइंट पे, वो क्या आपका वी मैक्स है, तो वी मैक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब इस एंजाइम को उतने ही वेलोसिटी पर जाने के लिए
मैक्स और ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो Km की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो उसके लिए आपका ये ग्राफ बनेगा, किसके लिए, दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। लाइन बियर बर प्लॉट में देखिए, वी मैक्स की वैल्यू सेम है तो ये वाला पॉइंट क्या शो करेगा, वी मैक्स की वैल्यू शो करेगा। के एम की वैल्यू क्या है, के एम की वैल्यू ज़्यादा हुई है, तो जब ज़्यादा होगी तो वो ओरिजिन के पॉइंट की तरफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपका नॉर्मल वाले का है और ये आपका क्या है, इनहिबिटर वाले का है। बस यही आपको ध्यान से समझना रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है कि ये हमेशा आपका फ्री एंजाइम से क्या करेगा, बाइंड करता है। दूसरा, वी मैक्स की वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के एम की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशंस नहीं होंगे, जैसा कि नाम ही आपको दिखाई दे रहा है। द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जो पढ़ाया गया वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंजाइम से बाइंड कर सकता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट से ही बाइंड कर सकता है, एंजाइम से फ्री फॉर्म में बाइंड नहीं करेगा। तो इसके बाइंडिंग होने की वजह से के एम और वी मैक्स की वैल्यू दोनों क्या होती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो कैसे डिक्रीज होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपको अभी देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आपका ये क्या है, एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर के क्या बनाया, ईएस बना लिया। अब ये नॉर्मली कन्वर्ट किस में होता है, ईएनपी में। अगर आपका यहाँ पे क्या हुआ, इनहिबिटर अगर आप आकर के बाइंड कर लिया तो टर्सरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, पूछा जाता है कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स या टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच काइंड ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल। किस काइंड के इनहिबिटर के बेसिस, किस काइंड के इनहिबिटर के केस में टर्सरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एंजाइम भी रहेगा, इनहिबिटर भी रहेगा, सबस्ट्रेट भी रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका एंजाइम है, इस एंजाइम का आपका क्या है, ये एक्टिव साइट्स है। ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, एक्टिव साइट्स है। सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड किया है, अब जाकर के कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। इसके बाइंड करने की वजह से इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स होता है, इस एक्टिव साइट्स के कन्फर्मेशन में क्या आते हैं, स्लाइटली चेंजेस आता है। और उस स्लाइटली चेंजेस होने की वजह से जो सबस्ट्रेट रियल में उस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से इफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्शंस की रेट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, मीन सैंपल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टेटमेंट दिया गया कि के एम और वी मैक्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्मल प्लॉट है, के एम की वैल्यू डिक्रीज हुई तो मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब के एम की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। तो ये वाली वैल्यू क्या है, आपका इनहिबिटर वाले का है, ये आपका क्या है, नॉर्मल का है। वी मैक्स की वैल्यू भी घटी हुई है, तो वी मैक्स की वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है इनहिबिटर वाले का, मतलब कम से कम टाइम पे वी मैक्स की वैल्यू हो जा रही है इसकी। तो इस तरीके से आप इसका लाइन में ये मिचलेनियस देख सकते हैं। लाइन व्यूअर में आप देखिए दोनों डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला जो आपका क्या है, दैट इज नॉर्मल वाले का है, ये इन्वर्टर वाले का है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, के एम की वैल्यू हो जाएगी और ये आपका क्या होगा, वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, दैट इज द मिचलिस मेंशन का और लाइन ब्यूर प्लॉट के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा जस्ट लाइक अनकॉम्पिटिटिव में, लेकिन इनमें थोड़ा सा रिएक्शंस को बाइंड करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी और के एम की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। पहले दूसरे तीसरे मतलब कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, इन तीनों के लिए आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा किसका क्या घटता है, किसका क्या बढ़ता है। ये बात अलग है कि आपको लास्ट में एक फार्मूला देंगे जो कि अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी एंजाइम के इनहिबिटर से कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके। तो वी मैक्स और के एम की वैल्यू क्या रहेगी, वी मैक्स की वैल्यू क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, के एम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, द बाइंडिंग ऑफ अ इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ सबस्ट्रेट। बता रहा है कि इस टाइप के इनहिबिटर से बाइंड करने की वजह से उस एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो तो कम हो जाती है, लेकिन इनके होने की वजह से उस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो होती है इस एंजाइम से, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका मान लीजिए ई है, मीन्स एंजाइम है,
सबस्टेट से कॉम्प्लेक्स बनाया ईएस का, तो ईएस के केस में मतलब अब यहाँ के केस में मान लीजिए आपका क्या आ गया, दैट इज इन्वर्टर आ गया। अब इन्वर्टर आपका ये ई आई एस क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और इसके बाद इस केस में क्या होगा, आपका सबस्टेट यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ई आई बन जाएगा। और ई आई से फिर से क्या होगा, आपका इन्वर्टर निकल जाएगा तो सिर्फ ई बचेगा, फ्री फॉर्म बचेगा। तो ये साइकिलिंग दिखा रहा है आपको किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे आपका ये वाला स्टेप जो है आपका नॉर्मल है, ये वाला थोड़ा सा डेविएटेड है, मतलब कि जो कि इन्वर्टर की वजह से हो रहा है, राइट। तो इनके इस टाइप के रिएक्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो एंजाइम है उनका जो आपका ये जो आपका सबस्ट्रेट है उसका शेप आप देख लीजिए, इन्वर्टर का शेप अलग देख लीजिए। तो इन्वर्टर आपका क्या करेगा, एक्टिव साइट्स के अलावा कहीं बाइंड करेगा, और इनके बाइंड करने की वजह से यहाँ पे इसके कन्फर्मेशन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट आपका बाइंड नहीं कर पाता, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म यहाँ पे नहीं होता है। तो इनके लिए मिचलिस मेंशन और लाइन बेरबल प्लॉट का आप इक्वेशन देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो के एम की वैल्यू है वो क्या है, आपकी सेम है। तो इसके लिए भी के एम की वैल्यू वही आई है, इसके लिए भी के एम की वैल्यू आपकी वही आई है, सेम आई है। तो के एम की वैल्यू आपकी सेम होगी, वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि किस में कम होगा, किस में नहीं होगा। यहाँ पे के एम की वैल्यू सेम है और वी मैक्स की वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। तो ये इनके लिए था, दैट मीन्स अनकॉम्पिटेटिव के लिए। मिक्स्ड जो होता है वो दोनों का क्या होता है, आपका मिला जुला फॉर्म होता है, दैट इज कॉम्पिटेटिव वाले का और नॉन कॉम्पिटेटिव वाले का। तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, एक में के एम इंक्रीज करेगा और फी मैक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मिक्स्ड का मतलब होता है, मिक्स्ड टाइप के इनहिबिटर होते हैं जिसमें दो प्रॉपर्टी आपकी शामिल है, दैट इज द कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, राइट। तो आप यहाँ पे इसके लिए देख सकते हैं कि आपका ये एंजाइम है, पहले एंजाइम है, इसके सबस्ट्रेट ने क्या किया, भाग लिया, इसको आपने के एस कांस्टेंट दे दिया, ई एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपका ई पी बन जाएगा, के कैट आप बोलते हैं इसको। और ये जो आपका ई सी है वो एंजाइम के इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ई आई एस बना लेगा। और ये ई आई एस से के ओ कांस्टेंट होगा तो ई आई प्लस पी, मतलब कि एंजाइम इनहिबिटर बनेगा, प्लस पी मतलब प्रोडक्ट भी बन जाएगा सबस्ट्रेट से कन्वर्ट होने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट है के एस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई आई बनेगा, और ई आई फिर से डिसोसिएट होकर के आपका ई बना देगा। तो इनको आप देख लीजिए कि मिक्स्ड वाले टाइप के रिएक्शंस को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिक्स्ड टाइप के इनहिबिटर के लिए जो ग्राफ आपको दी गई है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इनके लिए कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि इनका जो वैल्यू होती है, इनके लिए के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका मिचलिस मेंशन कांस्टेंट का इक्वेशन है, यहाँ पे के एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो के एम की वैल्यू मान लीजिए ये आपका पहला वाला जो है किसके लिए है, दैट इज़ द अनइनहिबिटेड के लिए, मतलब जिसमें इनहिबिटर नहीं लगा हुआ है। जबकि ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, आपका इनहिबिटर के लिए है। तो उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पे के एम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ी हुई है। के एम की वैल्यू नॉर्मल के लिए ये है, और इनहिबिटर के लिए आपका ये है। तो के एम की वैल्यू बढ़ गई, वी मैक्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वी मैक्स की वैल्यू पे आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये है। तो वी मैक्स की वैल्यू देखिए, ये इसके लिए अनट्रीटेड वाले के लिए है, और ये इसके लिए क्या है, आपका ट्रीटेड वाले के लिए। तो वी मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी और के एम की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हाँ, वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होएगी, यहाँ पे ये डिक्रीज दिखाई दे रहा है, ये सेकंड वाला ये डिक्रीज हो रहा है, और के एम की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। अभी समराइज करेंगे तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा अगर कहीं पे डाउट है तो। ओके, तो इस तरीके से 4 टाइप के आपके मिले ई रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर, जिसमें आपने पढ़ा कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड टाइप के। तो इन चारों का आपको मिचलिस मेंशन कांस्टेंट का ग्राफ आपको दिखाया गया, उनकी मैकेनिज्म बताए गए कि हाँ कहाँ-कहाँ पे कैसे कौन-कौन बाइंड करेगा, किसके लिए क्या फीचर्स है ये आपको बताए गए कि कॉम्पिटिटिव वाले में हमेशा सिर्फ ई से बाइंड करेगा, और अनकॉम्पिटिटिव वाले में हमेशा ई एस से बाइंड करेगा। इस तरीके से चीज़ें आपको पकड़नी होंगी जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये तीनों कंडीशंस के लिए यहाँ पे आपको कॉमन ग्राफ लगाया गया जिसको आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। तो पहला वाला जो ग्राफ है आपका वो किसके लिए है, कॉम्पिटिटिव वाले के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉम्पिटिटिव केस अगर होगा तो क्या होगा कि जो इन्वर्टर होंगे उनके लिए के एम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी, जबकि इसकी वैल्यू जो होगी अनअफेक्टेड होगी। तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या आपने लगा दिया कि के एम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, वी मैक्स की वैल्यू पे क्या होगा, नो चेंजेस।
नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए आप देखिए कि यहाँ पे अनलिमिटेड और इनलिमिटेड, मतलब कि जो आपकी वीमैक्स की वैल्यू है बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब कम हो रही है। जबकि के एम की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो के एम की वैल्यू बराबर नो चेंजेस, वी मैक्स की वैल्यू बराबर डिक्रीजेस। इसके बाद आपका है नेक्स्ट नेक्स्ट अनकॉम्पिटिटिव के लिए। तो अनकॉम्पिटिटिव के लिए के एम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वी मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। लाइन बियरबल प्लॉट अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप यहाँ पे देखिए, ये कॉम्पिटिटिव वाले के लिए है। यहाँ पे इनका वी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो जा रही है, जबकि आपका के एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज है। माइनस साइन में वैल्यू जो पास में होगी इस ओरिजिन से वो क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला आपका किसका होगा, दैट इज कैटालाइज इन्वर्टर वाले के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अनकॉम्पिटिटिव में। तो अनकॉम्पिटिटिव में आप देखिए यहाँ पे कि ये जो लाइन है कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों की दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, फिर कम होंगी, राइट। और इसके लिए आपका के एम की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट इज कम हो जाएगी, राइट। तो ये लाइन बियरबल प्लॉट और मिक्सलिस मेंशन प्लॉट आपको यहाँ पे दिखाए गए। इसके बाद इन सारी चीज़ों को याद रखने का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपको अपनी कॉपी पे ऐसे 3 कॉलम बनाना है, लिखना है जेएनयू के लिए आईसीएनयू लिख सकते हैं, अगर आप जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं और जेएनयू का नाम आप जानते हैं तो। इसके बाद आप लिख सकते हैं काइंड, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही दयालु हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं वी एन डी डी, वी एन डी डी, राइट। आप इसको ऐसे टेबल बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, कौन क्या है इसको भी आप समझिए। आई फॉर है आपका क्या, के फॉर क्या है, वी फॉर क्या है। आई फॉर है इनहिबिटर, आई क्या है आपका, इनहिबिटर है, राइट। और के क्या है आपका, के एम है। वी क्या है, वी मैक्स है। सी क्या है, कॉम्पिटिटिव है। मतलब इनहिबिटर क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे और अनकॉम्पिटिटिव होंगे, अनकॉम्पिटिटिव होंगे। तो जब कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव केस की बात करेंगे, तो के एम की वैल्यू के आगे क्या लिखा है, आई लिखा है। आई का मतलब होता है इंक्रीज होना, एन का मतलब होता है नो चेंजेस। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में के एम की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, वी मैक्स की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें, तो नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में के एम की वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, मीन्स नो चेंजेस आएंगे। और डी का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा वी मैक्स की वैल्यू। अगर अनकॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो दोनों पे ही डी टी लिखा हो, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सो कीप इन माइंड आई सी एन यू काइंड वी एन डी डी। फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई सी एन यू काइंड, के आई एन डी, वी एन डी डी। ये फार्मूला आप याद रखिए। आपको एक किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन करके आप आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्या ये आई सी एन यू मिक्स्ड वाले के लिए ये फार्मूला नहीं, मतलब उसको अब 3 अगर आपको फार्मूले से याद हो जाएगा तो एक तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ मिक्स्ड, और मिक्स्ड वाले को समझने के लिए आप समझिए कि वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का मिक्स्ड फॉर्म है। तो ये आई सी एन यू काइंड और वी एन डी डी का फार्मूला समझ में आया, इससे आप निकाल लेंगे आप। और याद रखना बहुत इजी है, जे एन यू सबको याद रहता है, तो उसके रेफरेंस में आप आई सी एन यू याद रख लीजिए। काइंड का मतलब अच्छे तरीके से सबको याद ही रहेगा, उसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। और वी एन डी डी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप जो भी इनहिबिटर हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और उनकी वैल्यू के बेसिस पे आप ग्राफ को बता सकते हैं कि हाँ कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रैक्टिस इस पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। और कोशिश करेंगे कि कल के आधे घंटे में पहले ये एंजाइम इनहिबिटर से जो भी आपके प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, तब आगे क्लास कल की चलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एंजाइम बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं, उनको काम करने के लिए दे रिक्वायर्ड ए वेरी ऑप्टिमम कंडीशंस लाइक एज पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी, आयनिक स्ट्रेंथ एटसेट्रा। सो टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर इनिशियली अगर आप बढ़ाते हैं तो पहले एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन
एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आने के बाद फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा। घटना इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर देने पर एंजाइम का जो आपका जो इंटरेक्शंस हो रहा है सबस्ट्रेट और उसके कॉम्प्लेक्स के बीचेस में, वो सब बहुत ही वीक इंटरेक्शंस होते हैं। हीट ज़्यादा मिलेगी तो पूरा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए आपका जो रेट ऑफ एक्शंस होगा वो घट जाएगा। पीएच की बात करें तो पीएच से भी सेम वही है, पहले इनिशियली क्या होगा आपका बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा घटना शुरू हो जाएगा। तो पीएच की वजह से अगर आप पीएच की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वहाँ से आपका भी रेट ऑफ एक्शंस क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप पीएच बढ़ाएंगे तो पीएच में आपका कोई एक पर्टिकुलर काइंड का आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो फिर आपके वहाँ पे क्या होते हैं, आयनिक रिपल्सन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एक्टिव साइट से पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं या जो भी आपके केमिस्ट्री सीक्वेंसेस हैं, वो सब डीनेचर्ड हो जाते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि एंजाइम कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता रहेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पहले स्लाइड में आपको बताया था, इनिशियली पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। So these are the factors affecting the enzyme activity. So it's all about enzyme kinetics and all about the enzyme. So काफ़ी कुछ आपको आज की क्लास में बताया गया, इनहिबिटर को लेकर के, एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के, एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप बताएंगे कि के एम और वी एस की वैल्यू पे कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप में से जो लोग कुछ अगर डाउट है तो वो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब लोग आज की क्लास का जो लेक्चर है उससे आपको प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना है। और आप प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं ये कल की क्लास में पता चल जाएगा। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि हर डे आपको एक नया टॉपिक मिल जाता है, और अगर आपने प्रीवियस टॉपिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो आप पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, तो फिर आपको अगले दिन 2 दिन का टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। सो बेटर होगा कि पर डे का जो टास्क है पर डे फिनिश कीजिए, ताकि आपके पास टास्क ज़्यादा एकम्युलेट ना हो पाए और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है?